बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 फरवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप प्ले स्टोर में जाकर के केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप बिहार की तमाम तर खबरों को देख सकते हैं, वो भी ताजी खबर। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर और इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। तो आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि सरकार जाने के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी की पहली सभा। कांग्रेस ने कैमूर रैली में आरजेडी लेफ्ट को भी बुलाया। मैट्रिक परीक्षा में जूता मोजा पहन करके नहीं आएंगे परीक्षार्थी, जानिए पूरा डिटेल्स। क्या नीतीश का बजट तेजस्वी यादव ने बनाया? आरजेडी नेता ने कर दिया चौंका देने वाला दावा। बिहार में खुलेगा एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बोले विजय चौधरी। मिडिल स्कूल में भी शुरू होगी कंप्यूटर की पढ़ाई। बिहार के दिग्गज राजनेताओं की प्रेम कहानी, वो आज भी है प्रेमियों के लिए मिसाल। बिहार में भगवान भी सुरक्षित नहीं, ठाकुरबाड़ी से श्री राम जानकी सहित अष्ट धातु की 4 मूर्तियां उठा ले गए चोर। बीजेपी दफ्तर पहुंचे नियोजित शिक्षकों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, कई घायल, 2 महिला टीचर हिरासत में। खुशखबरी, बिहार पुलिस में जल्द निकलेगी 24,000 पदों पर वैकेंसी, गृह विभाग का बजट बढ़ा। बिहार में 10 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी और 10 लाख को रोजगार, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। तो बिहार के नियोजित शिक्षकों का अब आगे क्या होगा? आंदोलन स्थगित, जानिए सरकार का क्या है मूड। पुल पुलिया और पक्की सड़कों से चमन होंगे बिहार के गांव, नीतीश सरकार खर्च करेगी 5700 करोड़ का बजट। सरकार फ्री में दे रही है सिलाई मशीन, पाने के लिए करना होगा बस ये काम। जेईई मेंस में किसान का बेटा बना बिहार का टॉपर, 10वीं तक गांव के स्कूल से की थी पढ़ाई। बिहार में बढ़ेगा व्यापार, इस घाट पर इंटरनेशनल पोर्ट बनकर तैयार, 15 फरवरी को होगा उद्घाटन। बिहार में बेखौफ शराब माफियाओं ने एक बार फिर से पुलिस टीम पर किया जानलेवा हमला, 3 जवान गंभीर रूप से जख्मी। बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की होगी बम्पर जीत, सीएम नीतीश कुमार की हुंकार, जाने क्या कहा। स्मार्ट मीटर के नाम पर 10 से 15 हजार की उगाही, उपभोक्ता हो रहे हैं ठगी का शिकार, ऑडियो वायरल। चिकित्सा कर्मियों के लिए सुनहरा अवसर, बीबीएमपी ने 444 पदों के लिए वॉक इन भर्ती की घोषणा की। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बदल गई कई परंपरा, विधानसभा लाइब्रेरी में दोनों डिप्टी सीएम ने की सरस्वती पूजा। ऑनलाइन ठगी होने पर वापस मिलेगा पैसा, सरकार बना रही प्रूफ प्लान। बिहार में बिछ रहा सड़कों का जाल, इन जिलों में बन रहे दर्जन भर पुल और फिर नेशनल हाईवे का, जानिए ताजा अपडेट। पहले पुलिस ने किया लाठीचार्ज, अब सम्राट चौधरी सुनेंगे शिक्षकों की फरियाद। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार के औरंगाबाद 15 फरवरी और फिर कैमूर में 16 तारीख को रैली होगी, जब इसमें आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कैमूर की जनसभा में शामिल होंगे। जब बिहार की सत्ता से बाहर होने के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ में ये पहली जनसभा होगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत गुरुवार को औरंगाबाद पहुंचेंगे, जहाँ उनके झारखंड से कुनबा के रास्ते यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन इसमें
अब बदलाव किया गया है। वह अब सभा स्थल गांधी मैदान में सीधे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। यहां दोपहर 1 बजे सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे सासाराम चले जाएंगे। अगले दिन 16 फरवरी को उनकी कैमूर जिले के दुर्गावती में भी जनसभा होगी। जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने मंगलवार को औरंगाबाद में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी नेताओं को इसके लिए आमंत्रण किया गया है। जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य सहित कई नेताओं को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा का बिहार में ये दूसरा चरण होगा। पहले चरण में उन्होंने पिछले महीने सीमांचल का दौरा किया था, जहां इस दौरान उनकी पूर्णिया में जनसभा हुई थी। जहां राहुल की यात्रा को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी की 16 फरवरी को कैमूर जिले में दुर्गावती प्रखंड स्थित धनीचा में जनसभा होगी। इस रैली में आरजेडी नेता पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के शामिल होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार में सोमवार को जबरदस्त सियासी खेला हुआ। जब बिहार विधानसभा में जो हुआ वैसा नजारा लोगों ने शायद ही पहले कभी देखा होगा। तीनों बड़ी पार्टियां यानी कि भाजपा, राजद और जेडीयू में गेंद लग गई। जहां कुछ समय के लिए तो ये लग गया था कि नीतीश की नई सरकार चली गई, लेकिन आखिरी वक्त में एक मास्टर स्ट्रोक ने सारा खेल बदल दिया। ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लगाया था। इसमें अंदर की बात के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार में 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई तो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अभी खेला होना बाकी है। इस ऐलान के बाद तेजस्वी यादव और फिर उनके पिता लालू प्रसाद यादव बैटिंग करने पर उतर आए। जब भाजपा और जेडीयू के 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों के घर लालू तेजस्वी के दूत पहुंच गए। जब बिना शोर शराबे के राजद ने जाल बिछाया और बीजेपी जेडीयू के कम से कम 7 विधायक उसमें फंस गए। 12 फरवरी को विधानसभा में सरकार को बहुमत साबित करना था। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी। सदन का आंकड़ा ऐसा था कि अगर सत्तारूढ़ एनडीए के 7 विधायकों ने गच्चा दे दिया तो फिर सरकार का चला जाना तय था। लेकिन बीजेपी और जेडीयू को 9 फरवरी तक इसका अंदाजा नहीं था कि उनके विधायकों में जबरदस्त सेंधमारी हो चुकी है। 10 फरवरी को बीजेपी को अंदाजा हुआ है कि उसके 3 विधायक भागीरथ देवी, रशिम वर्मा और फिर मिश्री लाल यादव हाथ से बाहर जा चुके हैं। जेडीयू की हालात और खराब थी। 10 फरवरी को जेडीयू नेताओं को भी लग गया था कि उनकी पार्टी में सेंधमारी हो चुकी है। 11 फरवरी को जेडीयू नेताओं के पैर तले जमीन ही खिसक गई जब ये जानकारी हुई कि 3 विधायक पहुंच से बाहर हो चुके हैं। जेडीयू के तो डॉक्टर संजीव, दिलीप राय और फिर बीमा भारती खेला कर चुके थे। वहीं पर बीजेपी नेताओं को पहले से ये अंदाजा नहीं था कि उनके साथ भी खेला हो सकता है। 11 फरवरी को इसका अंदाजा हुआ। इसके बाद बीजेपी ने सारी ताकत झोंक दी। जब बिहार का पूरा प्रशासन भाजपा जेडीयू के लापता विधायकों का सुराग तलाशने में लग गया। झारखंड में छिप करके बैठे जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव 11 फरवरी की रात जैसे बिहार की सीमा में घुसे, उन्हें पुलिस ने दबोच लिया। बीमा भारती का सुराग 11 फरवरी की देर रात मिला। उन्हें 12 फरवरी की सुबह मोकामा के पास पकड़ा गया। लेकिन जेडीयू के विधायक दिलीप राय, बीजेपी के मिश्री लाल यादव, भागीरथ देवी और फिर रशिम वर्मा का सुराग नहीं मिल पा रहा था। वहीं पर 11 फरवरी को बीजेपी ने दूसरे विकल्प पर काम करना शुरू किया। बीजेपी को समझ में आ गया है कि सिर्फ अपने विधायकों को तलाशने से काम नहीं चलेगा, अब राजद को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। 11 फरवरी को ही बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच बातचीत हुई और तब जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने आनंद मोहन से उनसे डील हुई और आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद को तेजस्वी यादव के घर से निकालने की रणनीति तैयार हुई। रात के करीब 2 बजे प्रशासन ने चेतन आनंद को तेजस्वी के घर से निकाल लिया। लेकिन अब भी भाजपा जेडीयू संशय में थे। डर इस बात का था कि जो विधायक पार्टी की बैठक में आ रहे हैं वो भी आखिरी वक्त में पाला बदल सकते हैं। इसलिए राजद में पर्याप्त सेंधमारी जरूरी थी। जी हाँ, बीजेपी में इसकी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने उठाई थी। विजय सिन्हा ने वो काम कर दिखाया जिसके बारे में लालू तेजस्वी और फिर उनके सलाहकारों ने सोचा तक नहीं होगा। लखीसराय जिले के सूर्यागढ़ से राजद के विधायक प्रहलाद यादव, एक तो जाति से यादव और दूसरे लालू परिवार के पुराने वफादार। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने प्रहलाद यादव को ही तोड़ दिया। जब बीजेपी सूत्र बताते हैं कि विजय सिन्हा पहले से ही प्रहलाद यादव से संपर्क में थे। 11 फरवरी की रात उन्होंने प्रहलाद यादव को राजद का दामन छोड़ करके बीजेपी के साथ आने को लेकर राजी हो गया। 12 फरवरी को जब विधानसभा में वोटिंग होनी थी तो उससे पहले का एक नज़ारा बेहद दिलचस्प था। इसी वाक्य को मैच का टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा विधानसभा में विपक्षी विधायकों की लॉबी के पास गए। जब वहां खड़े विधायक प्रहलाद यादव का हाथ पकड़ा और फिर साथ में लेकर के सीधे सीएम नीतीश कुमार के चैम्बर में पहुंच गए। प्रहलाद यादव के विजय सिन्हा के साथ जाने का नजारा राजद के कई विधायकों
के साथ साथ तेजस्वी यादव के खास लोग भी देख रहे थे। संजय यादव, शक्ति यादव जैसे तेजस्वी के कई खास नेता उस समय विधानसभा परिसर में ही मौजूद थे। जब उन लोगों ने प्रहलाद यादव को सीएम के चैम्बर की ओर जाते देखा तो फिर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। जब बीजेपी के इसी मास्टर स्ट्रोक ने राजद का सारा प्लान फेल कर दिया। दोस्तों, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पेश किए गए 2024-25 के लिए विधानसभा में बजट पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि यह बजट मूल रूप से महागठबंधन सरकार, जिसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा तैयार किया गया बजट ही है, जिसे एनडीए सरकार द्वारा आज विधानसभा में पेश किया गया। जब राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता और प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और फिर चित्तरंजन गगन ने अलग अलग बयान जारी करके कहा कि पिछले महागठबंधन सरकार के समय तेजस्वी यादव ने दबाव डालकर के शिक्षा, रोजगार और फिर नौकरी, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, आईटी, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग के साथ ही खेल एवं संस्कृति जैसे विषयों को विशेष प्राथमिकता में रखा था। उन्होंने कहा कि खेल के लिए अलग से विभाग खोला गया था, जिसमें मामूली सामुदायिक हेराफेरी करके उसे एनडीए सरकार का बजट बता करके आज विधानसभा में पेश किया गया। राजद प्रवक्ताओं ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि बजट में जिस राशि का प्रावधान किया गया है वही सही ढंग से खर्च होगी। साथ ही नौकरी और रोजगार सृजन की जो प्राथमिकता थी उसे सही रूप से लागू किया जाएगा। 10 लाख नौजवानों को नौकरी और 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने के संकल्प को यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। जब शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बिहार में जल्द ही एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय जल्द खुलेगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार में नए केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण का काम जारी है। अभी बिहार में 2 साउथ और फिर नॉर्थ केंद्रीय यूनिवर्सिटी मोतिहारी और गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय और नालंदा यूनिवर्सिटी अभी केंद्र सरकार के अंतर्गत बिहार में संचालित है। जब बिहार में एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। जब इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा शुरू हो जाएगी। जब इसके साथ ही कंप्यूटर लैब स्थापित कर दिए जाएंगे। प्रश्नकाल में शिक्षा से जुड़े हुए सवालों के जवाब दिए जा रहे थे। जब शिक्षा विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि राज्य के ऐसे अनुमंडल जहां आज तक एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां जमीन मिलने पर सरकार कॉलेज खोलेगी। जब सरकार ने अभी 9 ऐसे अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोला है। इस दौरान भाजपा विधायक संजय सरावगी ने कोचिंग संस्थानों में 10 लाख बच्चों की पढ़ने का मामला उठाया और फिर उन्होंने माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक स्कूलों की में गुणवत्ताहीन शिक्षा व्यवस्था का मामला उठाया। दोस्तों, वैलेंटाइन डे पर प्रेम से जुड़ी कई रोचक कहानियां पढ़ने को मिल रही है। जब प्रेमियों के लिए खास दिन वैलेंटाइन डे पर हम आपके लिए बिहार के दिग्गज नेताओं की प्रेम कहानी लेकर के आए हैं, जो कि आज भी प्रेमियों के लिए मिसाल है। जी हाँ, आपको सबसे पहले बात करेंगे लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की प्रेम कहानी के बारे में। आपको बता दूं कि सबसे पहले जानते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की प्रेम कहानी के बारे में। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की शादी तो अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन किस्सा काफी दिलचस्प रहा। लालू राबड़ी का एक दूसरे के प्रति प्रेम की आज भी लोग मिसाल देते हैं। जब कई मौके ऐसे आए हैं जब लालू राबड़ी को गुलाब देते हुए नजर आई थी। जब लालू यादव की जब शादी हुई तो फिर वे 25 साल के थे। जी हाँ, राबड़ी देवी की उम्र 14 साल थी जब दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। लेकिन नखरा लव मैरिज से भी ज़्यादा हुआ था। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी लालू प्रसाद यादव की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जब वे बहुत ही साधारण परिवार से आते थे। राबड़ी देवी के घर वाले लालू प्रसाद यादव के मुकाबले आर्थिक मामले में ज़्यादा थे, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि राबड़ी देवी की लालू प्रसाद यादव से शादी हो। लेकिन कहते हैं ना कि रिश्ते ऊपर वाले बनाते हैं। जब कुछ ऐसा ही हुआ है, दोनों की भी शादी हुई और फिर आज की तारीख में दोनों के बीच बेइंतहा मोहब्बत है। उसके बाद बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शादी भी अरेंज हुई थी, लेकिन लव मैरिज से कम नहीं थे। जहाँ नीतीश कुमार अपने छात्र जीवन में बहुत चॉकलेटी बॉय की तरह रहते थे। तो वह दौर ऐसा था कि शादी से पहले अपनी होने वाली दुल्हन को नहीं देख सकते थे। परंपरा ही कुछ ऐसी थी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने अपनी होने वाली पत्नी को शादी से पहले ही देख लिया। जब वे उन्हें देखने के लिए पटना कॉलेज चले गए थे और उनका दीदार किया था, जहाँ उन्होंने बिना दहेज लिए ही शादी की थी। जहाँ बिना दहेज के नीतीश कुमार ने शादी की। वहीं पर बात करते हैं पप्पू यादव और रंजीता रंजन की।
तो पूर्व सांसद पप्पू यादव और रंजीत रंजन की प्रेम कहानी भी काफ़ी दिलचस्प रही है। पुराने लोग बताते हैं कि पप्पू यादव हत्या मामले में जेल में बंद थे। इसी दौरान वे रंजीत रंजन को दिल दे बैठे थे। रंजीत रंजन को मनाने के लिए उन्होंने काफ़ी पापड़ बेले थे। रंजीत रंजन की तस्वीर देखकर ही वे उन पर फिदा हो गए थे और उनके दीदार के लिए रोजाना टेनिस कोर्ट पहुंच जाया करते थे, जहां रंजीत रंजन टेनिस खेला करती थी। उन्हें पप्पू यादव की ये हरकत पसंद नहीं थी। कई बार उन्होंने मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने। रंजीत रंजन ने कह दिया है कि वे सिख समुदाय और से हैं और फिर आप हिंदू समुदाय से हो, परिवार वाले कभी भी नहीं मानेंगे। रंजीत रंजन के परिवार के लोग शादी के लिए राजी नहीं थे, वहीं पप्पू यादव के घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था। जब रंजीत रंजन के परिवार वाले नहीं माने, इसके बाद पप्पू यादव के रंजीत रंजन की बहन और फिर जीजा के पास रिश्ता के लिए चंडीगढ़ पहुंच गए, जहां फिर भी बात नहीं बनी। निराश पप्पू यादव को पता चला है कि कांग्रेस नेता एसएस वालिया के उनके इस मामले में कुछ हल निकाल सकते हैं। पप्पू यादव बिना वक्त गवाए उनके पास मदद मांगने पहुंच गए। इसके बाद पप्पू यादव को मोहब्बत में कामयाबी मिली और उन्होंने शादी रचाई। पप्पू यादव ने अपनी किताब द्रोहकाल का पथिक में अपनी प्रेम कहानी का जिक्र किया है। उसके बाद बात करते हैं भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के बारे में। तो सैयद शाहनवाज हुसैन और रेनू की प्रेम कहानी भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। शाहनवाज हुसैन मुस्लिम और उन्होंने दिल्ली की एक हिंदू लड़की रेनू से शादी रचाई। यह दोनों की शादी का जिक्र आज भी सियासी गलियारों में सुर्खियों में रहता है। यह 9 साल तक अपनी मोहब्बत के लिए परीक्षा देने के बाद शाहनवाज हुसैन शादी के बंधन में बंध गए थे। जब पुराने लोगों की माने तो शाहनवाज हुसैन 1986 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान वे डीटीसी की बसों से सफर करते थे। बस में सफर करते हुए अचानक उनकी निगाह रेनू पर पड़ी और वे उन्हें देखते ही रह गए। जहां कुछ ही देर बाद रेनू उनकी नजर से ओझल हो गई। शाहनवाज की निगाहें उन्हें ढूंढती रही। एक दिन फिर शाहनवाज को वे बस में दिखाई दी। जहां फिर क्या था, वे रेनू को फॉलो करने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि रेनू बस में चढ़ी तो उन्हें सीट नहीं मिली। शाहनवाज ने अपनी उन्हें सीट दे दी। जहां इस तरह दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। एक दिन ऐसा आया जब शाहनवाज हुसैन उनके यानी कि रेनू के घर पहुंच गए। रेनू के घर वालों को भी उन्होंने इम्प्रेस कर लिया, लेकिन शादी की बात की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। एक वक्त आया जब शाहनवाज हुसैन की दिल की बात जुबां पर आ गई। उन्होंने रेनू से दिल की बात कह डाली। रेनू उनकी बातों से गुस्सा हो गई और कहा कि दोनों अलग समुदाय से हैं, शादी मुमकिन नहीं है। रेनू की बात से शाहनवाज मायूस तो जरूर हुए, लेकिन शादी की बात मन में ठान रखी। रेनू से शादी करने के लिए वे कोशिश करते रहे। शाहनवाज की मोहब्बत के आगे रेनू झुकी और फिर शादी के लिए मान गई। 9 साल की प्रेम कहानी को आखिरकार मंजिल मिल गई। दोस्तों, बिहार में भगवान भी अब सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, इंसान तो इंसान, भगवान भी सुरक्षित नहीं है। भगवान को भी अब चोरी कर लिया जाता है। आपको बता दें कि ठाकुरबाड़ी से राम जानकी सहित अष्ट धातु की 4 मूर्तियां चोर उठा ले गए। आपको बता दें कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी की नीतीश कुमार सरकार ने सदन में विश्वास मत तो हासिल कर लिया, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आए दिन हत्या, लूट, अपहरण, धमकी, चोरी, डकैती की घटनाएं हो रही है। जब वहीं लगता है कि राज्य में अब भगवान भी सुरक्षित नहीं है, भगवान को भी अब चोरी कर लिया जाता है। दरअसल सारण जिले में बनियापुर थाना क्षेत्र के एक ठाकुरबाड़ी यानी कि राम जानकी मंदिर से सोमवार रात अज्ञात चोरों ने राम जानकी, लक्ष्मण और फिर लड्डू गोपाल की 4 मूर्तियों की चोरी कर ली गई है। ग्रामीणों के मुताबिक सभी मूर्तियां प्राचीन और अष्ट धातु से निर्मित थी। जहां इन सभी मूर्तियों की बाजार में काफी ऊंची कीमत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह ठाकुरबाड़ी के पुजारी जब मंदिर की सफाई करने पहुंचे, तब वहां पर अष्ट धातु ये सभी मूर्तियां गायब मिली। इसके बाद इसकी सूचना ग्रामीणों को दी गई। जब थोड़ी ही देर में चोरी की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों के मुताबिक अष्ट धातु की ये मूर्तियां बेशकीमती है। वहीं चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जहां पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि मंदिर के पुजारी के बयान पर स्थानीय थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मूर्ति की बरामदगी और पीड़ित चोरों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द ही अपराधी को पकड़ लिया जाएगा। दोस्तों, अपनी मांगों के समर्थन में नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष मंगलवार को बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले विधानमंडल का घेराव करने के लिए पटना पहुंचे थे। गर्दनीबाग धरनास्थल पर शिक्षकों को पुलिस ने गेट बंद करके आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान शिक्षकों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके बाद शिक्षक वहीं पर बैठ गए और धरना प्रदर्शन के बाद सभा की। शाम में भाजपा कार्यालय पहुंचे शिक्षकों को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई शिक्षकों के घायल होने की सूचना है। कोतवाली थानेदार ने बताया
बताया है कि प्रदर्शन कर रही सहरसा की शिक्षिका नूतन सिंह और भागलपुर की सुप्रिया सिंह को हिरासत में लिया है। जहाँ बिहार शिक्षक एकता मंच के मीडिया प्रभारी केशव कुमार ने बताया है कि लाखों शिक्षक खुद ही विधानमंडल का घेराव करने पहुंचे थे। जब तक दक्षता या फिर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण सभी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के बिना राज्यकर्मी का दर्जा देने, ऐच्छिक हस्तांतरण का लाभ देने, अवकाश तालिका पूर्व की भांति लागू करने, विद्यालय की समय सारणी 10 से 4 बजे तक करने, अपर शिक्षित शिक्षकों को सेवा में बहाल रखते हुए शिक्षित कराने सहित सभी मांगों को सरकार मान लेती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जहाँ शिक्षक नेताओं ने नीतीश सरकार को याद दिलाया है कि 2003, 5 और 6 में बहाल नियोजित शिक्षकों की दक्षता परीक्षा पहले ही ली जा चुकी है। सरकार द्वारा ही पूर्व की नियमावली द्वारा नियोजित शिक्षकों की सेवा को 60 साल की आयु तक करने की साथ ही कई अन्य सुविधा प्रदान की जा चुकी है। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन से जेडीयू से अलग होने के बाद से लगातार सियासी गलियारों में हलचल तेज है। मंगलवार को तो विधानसभा में सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद भी आरजेडी नेता राबड़ी देवी का गुस्सा खत्म नहीं हुआ, जब उन्होंने जदयू विधान परिषद सदस्य संजय सिंह की जमकर के खिंचाई की। राबड़ी ने जेडीयू नेता को चुनौती देते हुए कहा कि लालू यादव के खिलाफ लगाए जाने वाले नारे का समय आने पर आरजेडी जवाब देगी। राबड़ी देवी ने विधान परिषद की कार्रवाई के बाद जदयू नेता को आगामी चुनाव और फिर बिहार की राजनीतिक समीकरण में जदयू की उम्मीदों को लेकर के एक चुनौती दी है। यह दरअसल विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नारे को लेकर के आरजेडी नेता राबड़ी देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, जहां उनका ये गुस्सा सदन से बाहर भी जारी रहा और जैसे जदयू नेता संजय सिंह सामने पड़े, राबड़ी उन पर जम करके खिंचाई की। जब पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने पूछा है कि सदन में इस तरह के नारे कौन कर रहा था, कौन लगा रहा था। विधान परिषद से बाहर निकलते हुए बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने जेडीयू नेता संजय सिंह की जमकर के क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि ठेठ भोजपुरी अंदाज में कहा कि केकर मुर्दाबाद के नारा लगावत रहा, ठीक बा समय आवे दे बता देहल बानी। यह दरअसल बिहार विधान परिषद में सोमवार को कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के बीच लगातार नारेबाजी की जा रही थी, जहां इस बीच जेडीयू एमएलसी संजय सिंह और फिर एनडीए नेताओं के द्वारा लगातार लालू यादव मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, जिसे सुनकर के राबड़ी देवी को काफ़ी बुरा लगा और वे जब सदन से सब बाहर निकली और फिर संजय सिंह सामने पड़े तो उन्होंने तीखे अंदाज में सवाल पूछ डाला। दोस्तों, बिहार पुलिस में होने वाली नई बहालियों के कारण गिरे विभाग का स्थापना बजट करीब 2000 करोड़ बढ़ गया है, जब वही योजना मद में 40 करोड़ की कटौती की गई है। इस बार के बजट में नई पुलिस बहाली, डायल 112 सेवा के ग्रामीण इलाकों तक विस्तार, नए पुलिस भवन निर्माण और फिर पुलिस को नए उपकरण आदि की खरीद पर मुख्य फोकस किया गया है। आपातकाल में त्वरित मदद की सुविधा वाले डायल 112 के दूसरे चरण पर करीब 766 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जब बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की जनसंख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सृजित 48,747 पदों में से 24,000 से अधिक पदों को विमुक्त करके नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर जोर होगा। बिहार अग्निमिशन सेवा के तहत भी 150 से अधिक पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा सहायक अभियोजन पदाधिकारी के 541 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है। नए थाना ओपी के साथ पुलिस पदाधिकारियों के कार्यालय भवन के निर्माण पर नए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 300 करोड़ रुपए करणान्वित किए गए हैं, जो वर्तमान में मॉडल एवं सहायता थाना, रक्षल थाना, रेल थाना समेत 165 थाना भवनों का निर्माण प्रगति पर है। इसके अलावा पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के लिए आवास के लिए 454 यूनिटों का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने में जुटी सरकार ने इंटर्नशिप को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में इस बार बजट में 268 करोड़ की बढ़ोतरी की है। यह नए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का कुल बजट 1072 करोड़ तय किया गया है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग का बजट 803 करोड़ है। नए बजट में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाने और फिर नई तकनीकों पर आधारित पाठ्यक्रमों को लागू करने पर भी फोकस दिया गया है। यह 33 सरकारी पॉलिटिकल संस्थानों को दूसरे चरण में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए 122 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसे भी बजट का पार्ट बनाया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार राज्य में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वालों को इंटर्नशिप का ज्यादा मौका देने पर भी कार्य कर रही है। तकनीकी की पढ़ाई को लेकर के छात्र छात्राओं के बीच आकर्षण को बरकरार रखने को लेकर के सरकार ने स्टार्टअप योजना को इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ भी जोड़ने पर कार्य कर रही है, ताकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को खुद रोजगार करने और फिर दूसरों को नौकरियां देने में दिलचस्पी बढ़े। सरकारी संस्थानों में तकनीकी की पढ़ाई करके निकलने वाले नए इंजीनियरों और फिर तकनीशियन को इंटर्नशिप के
ज़्यादा मौका मिलेगा। जहाँ इसके लिए सरकारी तकनीकी संस्थानों को देश के नामचीन IT कंपनियों से समन्वय करके इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाने की योजना भी है, जहाँ वे 1 साल तक प्रशिक्षण ले सकेंगे। दोस्तों, उत्तर भारत के विभिन्न प्रांतों में मौसम ने करवट ली है। जहाँ फिलहाल बंगाल की खाड़ी से लेकर के अरब सागर तक चक्रवात का असर है, जहाँ इससे रुक रुक करके वर्षा हो रही है। मंगलवार को बिहार के दक्षिण एवं पश्चिमी भाग में मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जहाँ राजधानी समेत पूरे प्रदेश के आकाश में दिन भर बादल छाए रहे। जहाँ राजधानी के आकाश में अचानक अंधेरा छा गया, जहाँ इनके बाद झमाझम बारिश हुई। जहाँ राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा औरंगाबाद में रिकॉर्ड की गई है, जहाँ वहां पर 3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई है। वहीं पर कैमूर में 2.5 मिलीमीटर, डेहरी में 1.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है। जहाँ राज्य में सबसे अधिक तापमान मधुबनी में 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। किशनगंज में भी करीब 7.5 डिग्री तापमान कम नीचे दर्ज किया गया है। जब मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी से लेकर के अरब सागर तक चक्रवात बना हुआ है। चक्रवात के कारण ही बिहार में वर्षा हो रही है। जब वर्षा के कारण राजधानी की हवा में आर्द्रता काफी बढ़ गई है। यह राजधानी की हवा में मंगलवार को आर्द्रता 64% रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों, बिहार में 1 साल के अंदर 8 लाख लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी दी जाएगी। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरियां और फिर 10 लाख रोजगार देने का अपना वादा पूरा करेगी। जब उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिस बलों की बहाली भी की जाएगी, जिसके बाद पुलिस बलों की संख्या 2,27,000 हो जाएगी। जब वर्तमान में इसकी संख्या 1,10,000 है। पहले 5,35,000 लोगों को नौकरी दी गई और रोजगार भी दिया गया। जब मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन से को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005-10 और 2010 से 15 तक 7 निश्चय तय करके विकास कार्य किए गए। जब कोरोना के समय में लोगों को रोजगार की व्यवस्था की गई, लोगों को अपने घरों में रह करके काम करने को कहा गया। पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसकी देश भर में चर्चा हुई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि 1978 में तत्कालीन सीएम कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग भी बनाया गया है और फिर दोनों को आरक्षण दिया गया। और उन्होंने राजद की तरफ से इशारा करते हुए कहा कि बाद में पिछड़ा और फिर अति पिछड़ा को खत्म करके केवल पिछड़ा वर्ग रखने की साजिश हुई है। हमने इसका पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, बिहार में फ्लोर टेस्ट के बाद एनडीए खेमे के कई विधायकों पर कार्रवाई तेज है। जय जेडीयू विधायक बीमा भारती ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके बेटे और पति को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने आगे बताया है कि अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें जेल में डालने के लिए ऊपर से दबाव था। जब बीमा भारती ने कहा है कि वे क्या साबित करना चाहते हैं, सत्ताधारी सरकार के विधायकों को परेशान किया जा रहा है। मैं इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करती हूँ, जहाँ हम पार्टी यानी कि जेडीयू के साथ है, लेकिन पार्टी ने अपने विधायकों पर भरोसा खो दिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपको बता दें कि पूर्णिया जिले के रुपौली से जदयू विधायक बीमा भारती को मंगलवार की रात अज्ञात नंबर से कॉल करके जान से मार देने की धमकी दी गई थी। इसको लेकर के उन्होंने सचिवालय थाने में आवेदन दिया है। थानेदार विनोद राम ने बताया है कि विधायक को उनके सरकारी नंबर पर गाली गलौज करके जान से मार देने की धमकी दिए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। जब पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। सोमवार को राजग सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव में शामिल होने से पहले विधायक बीमा भारती का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। इसके बाद रविवार की रात हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर ने कोतवाली थाने में विधायक बीमा भारती और दिलीप राय के अपहरण की प्राथमिकी कराई थी, जिसमें उन्होंने परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार और फिर पूर्व विधायक ई सुनील कुमार पर संदेह जाहिर किया था। दोस्तों, बिहार सरकार ने गांव के विकास को वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में भी प्राथमिकता में रखा है। जहां इसको लेकर के गांव में संपर्क सुलभता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। जहां अगले वित्तीय वर्ष में गांव के अंदर सड़क संपर्कता बढ़ाने के लिए 5700 किलोमीटर नए रोड बनाए जाएंगे, यानी कि 5700 किलोमीटर नए रोड बनाए जाएंगे। इनमें 3000 किलोमीटर मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 2700 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत अगले साल 10,000 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की जाएगी, जहां इसके अलावा बड़ी संख्या में पुल का भी निर्माण किया जाएगा। वहीं गांव की गलियां और फिर चौराहों पर रात में रोशनी की व्यवस्था करने के लिए बड़ी संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। जहां सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 64,456 वार्डों में 6,44,560 स्ट्रीट लाइट लगाने के लक्ष्य के विरुद्ध 1,09,239 स्ट्रीट लाइट लगा दिए जा गए हैं। जहां इस मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 276 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही मनरेगा के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 1,77 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इससे एक तरह ग्रामीण क्षेत्र में हर लाख बड़े
इससे एक तरह ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली बढ़ेगी और फिर वहीं पर रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। वहीं पर पुल पुलिया बनेंगे, बाईपास का निर्माण होगा, जहां आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार सड़क निर्माण के साथ ही पहले से बन चुकी सड़कों की मरम्मत पर जोर देगी। जब बजट में पथ निर्माण विभाग को 5,702 करोड़। जी हाँ, एनटीए ने आईआईटी जेईई मेंस परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में 23 छात्रों ने नंबर 1 स्थान हासिल किया है, जहां 1 नंबर पाया है। इन 23 छात्रों का एनटीए कोर 100 है, यानी कि इन छात्रों को 100% प्राप्त हुआ है। जहां आईआईटी जेईई मेंस परीक्षा में किशनगंज के अबू बकर सिद्दीकी ने पूरे बिहार में पहला नंबर हासिल किया है। अबू बकर सिद्दीकी ने 99.99% अंक ला करके पूरे बिहार में नंबर 1 आया है। उन्होंने फिजिक्स में 99.69, केमिस्ट्री में 100 में 100 और मैथमेटिक्स में 99.98% अंक लाया है। आपको बता दूं कि अबू बकर सिद्दीकी किशनगंज जिला के कोचाधामन के रहने वाले हैं। जी हाँ, किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड के अंतर्गत डिंगसोल गाँव के रहने वाले हैं अबू बकर सिद्दीकी। अबू बकर सिद्दीकी पिता का नाम अबूजर रहमान है। आपको बता दूं कि अबू बकर सिद्दीकी काफी गरीब परिवार से आते हैं, इसके बावजूद भी इनके पिता ने उनके पढ़ाई को चालू रखा। अबू बकर के इस सफलता के बाद जिले भर से उन्हें बधाइयां मिल रही है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 291 शहरों के 544 परीक्षा केंद्रों पर जेईई मेंस परीक्षा के पहले सत्र का आयोजन किया था। ये परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में 27, 29, 30, 31 जनवरी और फिर 1 फरवरी को हुई थी, जिसमें से 11,70,048 छात्रों ने भाग लिया था। आपको बता दूं कि आईआईटी जेईई मेंस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जहां पेपर 1 बीटेक तथा बी कोर्सेज में दाखिला के लिए और फिर पेपर 2 बी आर्क तथा बी प्लानिंग के लिए आयोजित होती है। जेईई परीक्षा के कोर के आधार पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों का एडमिशन होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार का सबसे अमीर जिला और सबसे गरीब जिला कौन सा है? आपको बता दूं कि बिहार में सबसे अमीर जिला पटना बेगूसराय है और वहीं पर गरीब जिला है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, शिवहर। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार का सबसे अमीर जिला पटना है और सबसे गरीब है शिवहर। अमीरों में दूसरे नंबर पर बेगूसराय है और तीसरे नंबर पर मुंगेर जिला है। गरीबों में दूसरे नंबर पर अररिया है और तीसरे नंबर पर सीतामढ़ी है। जहाँ बिहार का सबसे अमीर जिला पटना है, जहाँ सबसे गरीब है शिवहर। जहाँ अमीरी की दूसरे नंबर पर बेगूसराय, तीसरे नंबर स्थान पर मुंगेर जिला है। गरीबी में दूसरे नंबर पर अररिया और तीसरे स्थान पर सीतामढ़ी है। आपको बता दें कि बिहार में जिलों के बीच विकास के पैमाने पर बड़ी विषमताएं हैं, जहां राज्य के कुछ जिले विकसित है तो कुछ जिले काफी पिछड़े हैं। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में जारी सभी सूचकों की रैंकिंग के अनुसार पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, भोजपुर और सारण विकसित तो अररिया, शिवहर, बांका, किशनगंज और लखीसराय पिछड़े जिले हैं। जब बिहार का सबसे अमीर जिला पटना है और सबसे गरीब शिवहर है। बड़ी खबर किशनगंज से सामने आई है। अब यहाँ पर किशनगंज के जेल में कैदी तबला बजाएंगे, ढोल बजाएंगे और सुर भी लगाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के मंडल कारा किशनगंज में रेडियो रिमझिम की शुरुआत हो गई है। किशनगंज डीएम तुषार सिंगला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन के बाद सबसे पहले रेडियो रिमझिम पर बिहार गीत का प्रसारण किया गया है। इसके पहले मंडल कारा का किशनगंज डीएम ने निरीक्षण किया था, जो आपको केडीवी लाइव के माध्यम से बताया भी गया था। उन्होंने जेल में बंद कैदियों की समस्याओं और फिर शिकायतों की जानकारी ली थी। डीएम तुषार सिंगला ने कैदियों से समय पर भोजन, साफ पानी, चिकित्सा और उनके मनोरंजन और फिर दूसरे समस्याओं के बारे में जानकारी ली और जेल सुप्रिंटेंडेंट को निर्देश दिया। किशनगंज डीएम को जेल परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। जिलाधिकारी ने कारा अधीक्षक रविशंकर तिवारी को कैदियों को जेल मैनुअल के हिसाब से सुविधा देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कैदियों से मुलाकाती पर निगरानी करके जेल में बैन सामान नहीं आ पाए इसके लिए निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही डीएम ने कारा के अंदर और फिर बाहरी परिसर में साफ सफाई सुरक्षा के दृष्टिकोण से कक्ष पालकों की ड्यूटी, समय समय पर सेफ्टी मॉनिटरिंग की भी निर्देश दिए हैं। वहीं पर डीएम तुषार सिंगला जेल रेडियो रिमझिम का उद्घाटन करने के बाद कैदियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये रेडियो उनके मनोरंजन, नैतिक उत्थान में मददगार साबित होगा। इसके साथ ही इसके माध्यम से उनकी क्रिएटिविटी का भी विकसित होगा। इस रेडियो के माध्यम से गृह विभाग के महत्वपूर्ण निर्देश, सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। खबर किशनगंज से सामने आई है। यहाँ पर आने वाले वर्षों में किशनगंज शहर नए रूप में दिखेगा। जी हाँ, शहर के सौंदर्यीकरण की योजना तो पहले से ही चल रही है, अब इसे व्यापारिक केंद्र बनाने पर विचार चल रही है। अब इसी कड़ी में यहाँ पर सिलीगुड़ी सिटी सेंटर की तरह मॉल बनाने की योजना है। इसको लेकर के कार्य योजना तैयार की जा रही है। डीएम तुषार सिंगला के विकसित सोच ने इस योजना की नींव डाली है। इसे अमली जमा पहनाने के लिए नगर परिषद को जिम्मा दिया गया है। शहर के बस स्टैंड से सटे टाउन हॉल से लेकर के आश्रय स्थल के बीच की जमीन को मॉल के लिए
पहचान की गई है। इसके लिए मिट्टी की जांच भी हो गई है, जिसमें मॉल बनाने पर क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि अभी इसकी स्वीकृति के लिए सरकार के कैबिनेट से पास करना होगा। इस पर करीब 100 करोड़ का अनुमति बजट है। नगर परिषद बोर्ड से भी इसका अप्रूवल हो गया है। अब नगर परिषद इसके लिए तैयार किए जा रहे डीपीआर को डीएम को भेजेंगे। डीएम के स्तर पर से मुख्यालय को भेजा जाएगा, जहां कैबिनेट में इसे पास कराना होगा। कैबिनेट से पास होने के बाद मॉल बनाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। खबर पूर्णिया से सामने आई है। यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा सरकार से आर पार के मोड में आ गई है। आपको बता दें कि समायोजन पूर्ण करने की मांग को लेकर के बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के सरकार से आर पार की लड़ाई के मोड में है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिले के करीब सभी 540 कर्मचारियों शहर के थाना चौक पर धरना दिया। अपनी मांग पर अड़े कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। धरने पर बैठे नाराज कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर सरकार गौर नहीं करती है तो फिर वे बेहद जल्द बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों के धरने पर चले जाने से बिजली विभाग का काम पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों ने बिहार राज्य ग्रामीण विद्युत फ्रेंचाइजी कामगार संघ के बैनर तले शहर के थाना चौक पर यह धरना दिया है, जिसमें जिले भर के कर्मी शामिल हुए और अपनी आवाज बुलंद की है। जिला अध्यक्ष मदसर नैयर और फिर सचिव प्रदीप भगत ने बताया है कि वे लोग 10 साल से भी अधिक समय से बिजली विभाग के बिल्डिंग और फिर राजस्व इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। अब सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लाने की योजना बनाई है। अगर ऐसा होता है तो फिर इससे इनके सामने बेरोजगारी और भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हमारा परिवार सड़क पर आने को मजबूर हो जाएगा। इस संदर्भ में संघ के राज्य कमेटी ने कई बार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री को पत्राचार किया गया, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।